दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 19 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि नागवंशी राज एवं राजाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने वाली पुस्तक नागवंश किसने लिखा था। नागवंशी राज एवं राजाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने वाली पुस्तक नागवंश को किसने लिखा था। तो दोस्तों, नागवंश को लिखने वाले थे विमलेश्वरी सिंह। किसने लिखा था? विमलेश्वरी सिंह ने। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि मुंडा स्वशासन व्यवस्था में विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि क्या है। मुंडा स्वशासन व्यवस्था में विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि क्या है? तो दोस्तों, विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि इस प्रकार है। पहले पीड़ित व्यक्ति मुंडा को घटना की जानकारी देता है। पहले क्या होता है? जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो मुंडा को घटना की जानकारी देता है। फिर मामला अगर गांव स्तर में नहीं सुलझता है तब 2-3 गांव के मुंडा विवाद का निपटारा करने का प्रयास करते हैं। तब जो है 2-3 गांव के मुंडा जो है वो विवाद को निपटारा करने का प्रयास करते हैं। फिर अगर पढ़ा सभा में भी विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है, फिर 22 पढ़ा राजा की सभा में विवाद का निपटारा किया जाता है, जिसे मानना ही पड़ता है। तो दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी ही। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि बंजारा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें और बताएं कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि यह एक घुमक्कड़ अनुसूचित जनजाति है। बंजारा जनजाति जो है ये क्या है? एक घुमक्कड़ अनुसूचित जनजाति है। फिर कहते हैं कि बंजारा लोग बंजारी देवी का पूजन करने वाली जितनी भी बाधाएं आई है दोनों ही कथन समाधान करना सत्य है। तो दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 एवं 2। 1 एवं 2 कथन हमारे क्या है? सत्य हैं। 1 एवं 2 कथन हमारे सत्य हैं। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि हो जनजाति समाज की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हो जनजाति समाज की पारंपरिक शासन व्यवस्था को हम मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। हो जनजाति समाज की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि जोग परमानी का क्या कार्य है दोस्तों। तो दोस्तों, जोग परमानी का कार्य है जोगमान जी का सहायक या उपसरदार होता है ये। फिर जोगमान जी की अनुपस्थिति में कार्य को संभालता है, जोगमान जी के कार्यों में सहयोग करता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी ही। दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था पर किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था पर मुंडा शासन, ठीक है, मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई दे पड़ता है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? मुंडा। ठीक है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था पर मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सवर जनजाति पंचायत व्यवस्था में प्रधान के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों। तो दोस्तों, सवर जनजाति पंचायत व्यवस्था में प्रधान के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो गोड़ाइत करता है। कौन करता है? गोड़ाइत करता है। गोड़ाइत ही सवर जनजाति पंचायत व्यवस्था में प्रधान के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? गोड़ाइत। दोस्तों, अगला सवाल है कि कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जाति पंचायत का मुखिया दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसे हम सयाना कहते हैं। क्या कहते हैं? सयाना। कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जाति पंचायत का मुखिया सयाना कहलाता है। दोस्तों, अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया गया था दोस्तों। तो किस तिथि को इन्हें फांसी दे दिया गया था दोस्तों? तो दोस्तों, 4 अक्टूबर 1857 को ही विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दे दिया। 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को अंग्रेजों ने 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दे दिया था दोस्तों।
4 अक्टूबर 1857 के चतरा में पंसी हरी तालाब के निकट, ठीक है, पंसी हरी तालाब के निकट इन्हें जो है फांसी दे दिया गया था दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सन 1920 में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों। दोस्तों सन 1920 ईस्वी में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों। दोस्तों 10 अक्टूबर 1920 को डाल्टनगंज में बिहार कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन CF एंड्रूज की अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों इसमें विद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार और असहयोग आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कहता है सवाल कि सन 1920 ईस्वी में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों क्या गया था, डाल्टनगंज में। ठीक है, कब किया गया था, तो 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भगनाडीह नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया था दोस्तों। दोस्तों संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भगनाडीह या भगनाडीह नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था दोस्तों 30 जून 1855 को भगनाडीह में 400 आदिवासी गांव के लगभग 10,000 आदिवासी प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और उन्होंने सभा की थी। दोस्तों इस सभा में अपना देश अपना राज का नारा दिया गया था। इसे साकार करने हेतु बाहरी लोगों को यहाँ से भगाने के लिए खुला विद्रोह करने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा 30 जून 1855 को। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु डैश का प्रयोग किया गया था। दोस्तों तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सखुआ साल पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था। ठीक है, 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया था। इस आंदोलन को क्या कहते हैं, तिलका आंदोलन कहते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, साल के पत्ते। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि निम्न में से किस नेता को 9 जून 1900 को रांची के कोक्कड़ स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया था, जहां एक स्मारक बना दिया गया है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, किस नेता को, तो बिरसा मुंडा को ही 9 जून 1900 को रांची के कोक्कड़ स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया था, जहां एक अब स्मारक बना दिया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि बिहार के साथ झारखंड को मिला देने के कारण इसकी दशा असहाय हो गई है, केवल पृथ्वीकरण से ही उद्धार हो सकता है, यह कथन किसका है। दोस्तों बिहार के साथ झारखंड को मिला देने के कारण इसकी दशा कैसी हो गई है, असहाय हो गई है, केवल पृथ्वीकरण से ही, अलग होने से ही उद्धार हो सकता है। तो दोस्तों ये कथन किन्होंने दिया था, तो दोस्तों ये कथन दिया था थियोडर सोरेन ने भी, इग्नेस बेक ने ही और जयपाल सिंह ने भी। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी ने ही ये कथन कहा था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय के पश्चात क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने और उसे कार्यान्वयन करने के लिए कब क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय के पश्चात क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने और उसे कार्यान्वयन करने के लिए कब क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों कब की गई थी, 1966 ईस्वी में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि डमकच, झुमटा, झूमर, नचनी आदि विविध प्रकार के नृत्य झारखंड के किस वर्ग का है। डमकच, झुमटा, झूमर, नचनी आदि विविध प्रकार के नृत्य झारखंड के किस वर्ग का है दोस्तों। तो दोस्तों किस वर्ग का है, जनजाति वर्ग का है। ठीक है दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा, जनजाति वर्ग का। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि मांझी स्थान संथालियों का क्या होता है दोस्तों। मांझी स्थान क्या होता है, तो दोस्तों मांझी स्थान संथालियों का पंचों का स्थल होता है। क्या होता है, पंचों का स्थल होता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि हो जनजाति समाज में कितने प्रकार के विवाह की प्रथा है। दोस्तों हो जनजाति समाज में 5 प्रकार की विवाह की प्रथा है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की विवाह की प्रथा है दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 1920 में स्थापित दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है।
1920 में स्थापित दिगंबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये रांची में स्थित है। कहाँ पर? रांची में ही स्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि 20वीं सदी में 1912 ईस्वी तक ब्रिटिश राज की व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ लागू था। फिर कहता है कि 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर गृह मंत्रालय ने 1 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने की घोषणा की थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों फिर हमारा अगला कथन है कि इस राज्य का विधिवत कार्यारंभ 15 नवंबर 2000 से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों तीनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि सदानी ठरिया नृत्य की विशेषता है। सदानी ठरिया नृत्य की क्या विशेषता है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहली बात कि यह महिला पुरुष दोनों का नृत्य है। इसमें सीधे खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य होता है। यह झूमर की तरह नृत्य है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि वाद्यों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? दोस्तों वाद्यों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि चित्रकला को चित्रकला के रूप में कब प्रतिष्ठित किया गया? चित्रकला को चित्रकला के रूप में कब प्रतिष्ठित किया गया दोस्तों? तो कब प्रतिष्ठित किया गया? बौद्ध काल में। किस काल में? बौद्ध काल में। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवथानों में गाया जाता है? तो दोस्तों देवथानों में कौन सा नृत्य गाया जाता है? डई धरा। क्या गाया जाता है? डडई धरा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि सारंगी वादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रांची के कलाकार कौन हैं? सारंगी वादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रांची के कलाकार कौन हैं? तो दोस्तों सारंगी वादन के क्षेत्र में काशीनाथ मिश्र ने भी और अनिल कुमार मिश्र ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? रांची के रहने वाले हैं। तो दोस्तों इन दोनों ने ही सारंगी वादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि संथाली शब्दकोश ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक कौन है? संथाली शब्दकोश ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं E.L. पक्षुले। किसने लिखा है? E.L. पक्षुले ने ही ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के ये लेखक हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 1921 में प्रकाशित नेठा पाला नामक गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? 1921 में प्रकाशित नेठा पाला नामक गीत संग्रह के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो दोस्तों इसके रचनाकार है निरंजन महतो। निरंजन महतो ने ही 1921 में जो प्रकाशित हुआ था नेठा पाला गीत संग्रह उसी को लिखा था, उसी को रचना किया था। किसने? तो निरंजन महतो ने। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि खोरठा भाषा में सर्वप्रथम डॉक्टरेट की उपाधि किसने प्राप्त की थी? ठीक है, खोरठा भाषा में सर्वप्रथम डॉक्टरेट की उपाधि जो है ये किसने प्राप्त की थी दोस्तों? तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर ने। ठीक है, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर ने ही खोरठा भाषा में सर्वप्रथम डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि सिंहभूम से निकलने वाली अग्निशिखा व नया रास्ता पत्र के संपादक कौन थे? सिंहभूम से निकलने वाली अग्निशिखा व नया रास्ता पत्र के संपादक दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों इसके संपादक थे शंकर लाल खीरवाल। कौन थे? शंकर लाल खीरवाल ने ही सिंहभूम से निकलने वाली अग्निशिखा व नया रास्ता के पत्र के संपादक थे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक मिनट दोस्तों हमारा अगला सवाल है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हल्दर रांची से कौन सा जनरल निकालते थे? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हल्दर रांची से कौन सा जनरल निकालते थे? तो दोस्तों कौन सा जनरल निकालते थे? तो ये जो है सोशल जनरल निकलते थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हल्दर रांची से सोशल जनरल निकालते थे। दोस्तों अगला सवाल है कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था? नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय जो है ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो 2009 ईस्वी में ही नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। दोस्तों अगला सवाल है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की स्थापना की अधिसूचना किस वर्ष जारी की गई?
विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद की स्थापना की अधिसूचना किस वर्ष जारी की गई थी दोस्तों? तो किस वर्ष? 2017 में ही इसे जारी किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा नीति में सुधार के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया, जिससे झारखंड क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किया गया? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्ण आयोग भी, और माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग भी, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि गणपत राय इंडोर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि गणपत राय इंडोर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जिम्नास्टिक के लिए प्रसिद्ध है। किस खेल के लिए? जिम्नास्टिक के लिए। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, आपको जो है सही मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 में दिया हुआ है और सूची 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों सूची 1 में मुख्यतः स्टेडियम के बारे में बताया गया है और सूची 2 में उनके प्लेस के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों पहला है कि मोहन मंगलम। तो मोहन मंगलम कहाँ है? ये बोकारो में ही है, ठीक है। किनन स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों ये जमशेदपुर में है, ठीक है। JSCA स्टेडियम कहाँ है? तो ये रांची में ही है। और फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है? तो ये गिरिडीह में ही है। इसका सही सुमेल इस प्रकार से हो जाएगा। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका संबंध है शतरंज से। किस खेल से है? शतरंज से ही इसका संबंध है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य खेल में पिछड़ा होने का प्रमुख कारण है क्या? झारखंड राज्य खेल में पिछड़ा होने का प्रमुख कारण आखिर है क्या दोस्तों? तो इसका प्रमुख कारण है सरकार की उदासीनता, ठीक है। पहला कारण है सरकार की उदासीनता, फिर है जागरूकता, फिर अच्छे खेल प्रशिक्षकों की कमी भी। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ही कारण है झारखंड राज्य के खेल में पिछड़ा होने में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है? कौन ऐसा प्रखंड है, झारखंड का कौन सा प्रखंड है जो पेशा में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों लेस्लीगंज जो है ये पेशा में सम्मिलित नहीं है। अनगढ़ा भी पेशा में सम्मिलित है, भंडेरिया भी है और बुआरी जोर भी है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि जमींदारी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सम्मिलित था? ठीक है, जमींदारी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सम्मिलित था दोस्तों? दोस्तों कितना प्रतिशत भाग? 19% भाग सम्मिलित था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों कहता है कि 7 जून 1779 में चतरा में प्रथम मुंसिफ की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, कब? 7 जून 1779 में, ठीक है, 7 जून 1779 ईस्वी में चतरा में प्रथम मुंसिफ की नियुक्ति की गई थी। फिर 1876 ईस्वी में छोटानागपुर में इंकवर्ड स्टेट एक्ट पारित हुआ था। 1876 में छोटानागपुर में इंकवर्ड स्टेट एक्ट पारित हुआ था। तो दोस्तों हमारे दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला क्या कहता है कि छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के जन्मदाता बॉप्टिस्ट हॉफमैन थे। कौन थे? छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के जन्मदाता थे बॉप्टिस्ट हॉफमैन। ठीक। फिर कहता है कि 1857 ईस्वी को छोटानागपुर कम्युनिटेशन एक्ट धारा 4 पारित किया गया। 1897 ईस्वी को छोटानागपुर कम्युनिटेशन एक्ट धारा 4 को पारित किया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों हमारे दोनों ही कथन क्या होंगे? सत्य होंगे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू कर दिया गया था दोस्तों निम्न में से किस वर्ष में रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था दोस्तों? तो किस वर्ष? 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में ही रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। दोस्तों अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया पद कैसा होगा? दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद जो है
किस प्रकृति का होगा? तो दोस्तों ये जो है अहस्तांतरणीय होगा। कैसा होगा? अहस्तांतरणीय। दोस्तों आपसे ये कथन कहा गया है कि यह बंदोबस्ती की सहमति तथा डिप्टी कमिश्नर के अनुमोदन बंदोबस्ती के लिए आवश्यक है। कारण क्या होता है, क्या आवश्यक है? तो यह बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उपविभाजन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने दो कथन है, एक कथन है उसका कारण है। पहला कथन कहता है कि यह बंदोबस्ती की सहमति तथा डिप्टी कमिश्नर के अनुमोदन बंदोबस्ती के लिए आवश्यक है। फिर कहता है कि यह बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उपविभाजन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। ठीक है, कथन जो है ये बिल्कुल असत्य है लेकिन कारण जो है ये सत्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है कि सत्य है। पहला कहता है कि संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन 1939 में किया गया था। कब किया गया था? 1939 में इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था। फिर कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, 1949, एक मिनट, कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कुल 6 जिलों में लागू है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा इनमें से कथन सही है। तो दोस्तों केवल दूसरा जो कथन है यही सही है, ये वाला जो कथन है ये गलत है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में से कौन सा कथन सत्य है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन आपसे कहता है कि वर्तमान स्वरूप में धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान स्वरूप में धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। फिर कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा 2016 में इस धारा में संशोधन किया गया था। दोस्तों बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है। तो हमारे दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां खास गांव का तात्पर्य एक ऐसे गांव से है दोस्तों जहां कोई मूल रैयत ना हो, फिर कोई मुखिया ना हो। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में कुल कितने जिले परिषद हैं। झारखंड में कुल कितने जिले परिषद हैं दोस्तों? तो दोस्तों 24 जिले परिषद हैं। कितने परिषद हैं? 24। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा तालाब पुनर्निर्माण योजना के तहत कितने एकड़ तक के तालाबों का नवीनीकरण किया जा रहा है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा तालाब पुनर्निर्माण योजना के तहत कितने एकड़ तक के तालाब का नवीनीकरण किया जा रहा है। तो दोस्तों कितने एकड़ तक का? 5 एकड़ तक का। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में किस काल के चट्टान देखने को मिलता है। झारखंड में किस काल के चट्टान देखने को मिलता है दोस्तों? तो किस काल के चट्टान प्राचीन काल से लेकर नवीनतम क्रम की चट्टानें झारखंड में देखने को मिलती है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि हिमालय उत्थान के क्रम में छोटानागपुर क्षेत्र में 3 उत्थान हुए। प्रथम उत्थान से यहाँ निर्मित हुआ क्या? तो दोस्तों प्रथम उत्थान से यहाँ पर पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ। फिर रांची हजारीबाग पठार 1000 फीट ऊपर उठ गया था। तो दोस्तों हमारे दोनों ही कथन सत्य हैं। हिमालय उत्थान के क्रम में छोटानागपुर क्षेत्र में 3 उत्थान हुए। प्रथम उत्थान से यहाँ क्या निर्माण हुआ? पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ और रांची हजारीबाग पठार 1000 फीट ऊपर उठ गया। अगला सवाल, किस जिले में पुरुष सर्वाधिक संख्या में साक्षर हैं। किस जिले में पुरुष जो है सर्वाधिक संख्या में साक्षर है दोस्तों? तो किस जिले में? रांची जिले में। किस जिले में? रांची जिले में जो है पुरुष सर्वाधिक संख्या में साक्षर है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि शीत ऋतु का सर्वप्रथम आगमन होता है। शीत ऋतु का सर्वप्रथम आगमन होता है किस क्षेत्र से? तो पलामू क्षेत्र से ही शीत ऋतु का सर्वप्रथम आगमन होता है दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है दोस्तों? तो किस स्थान से? हुंडारू जलप्रपात, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गरगा बांध स्थित है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गरगा बांध स्थित है दोस्तों? तो किस जिले में स्थित है? बोकारो जिले में ही गरगा बांध स्थित है।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। दोस्तों किस प्रकार की मृदा मिलती है? काली मिट्टी मिलती है। राजमहल पहाड़ियों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी मिलती है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि झारखंड में 3 जलवायु कृषि क्षेत्र हैं जिन्हें उप जोन 4, उप जोन 5, उप जोन 6 के नाम से जाना जाता है। फिर झारखंड में सीमित जलाशय क्षेत्र वाले जलाशयों में पिंजरों में मछली उत्पादन शुरू किया गया है। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सही है, दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल है कि जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित देशों को क्या कहा जाता है। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित देशों को क्या कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? इन्हें जो है मेस्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेस्टा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि गारनेट के मामले में झारखंड का स्थान देश में कितनावा है दोस्तों? तो इसका स्थान है 7वां। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? चिरकुंडा। क्या हो जाएगा? चिरकुंडा। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग है? तो चिरकुंडा ही एक सघन औद्योगिक क्षेत्र है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस स्थान पर ऊषा मार्टिन ब्लेब वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है। झारखंड के किस स्थान पर ऊषा मार्टिन ब्लेब वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है। दोस्तों तो कहाँ पर अवस्थित है? ये जो है टाटी सिल्वे रांची में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों हमारा सवाल है कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों तो ये जो है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई। भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई थी। दोस्तों तो किस वर्ष की गई थी? 1951 में ही भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में की गई, 1951 में। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से होती है। ठीक है, कहता है जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से होती है। फिर कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? रतन टाटा है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक ही कथन हमारे सत्य हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है झारखंड बीपीएम नीति 2016 का लक्ष्य क्या है। झारखंड बीपीएम नीति 2016 का लक्ष्य क्या है दोस्तों? एम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका लक्ष्य है झारखंड को बीपीओ तथा बीपीएम के क्षेत्र में समग्र रूप से वरीयता राज्य के रूप में विकसित करना। फिर झारखंड के लोगों को रोजगार प्राप्त करना। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों ही। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि खेल नीति 2007 के अनुरूप राज्य सरकार कार्य करती है। खेल नीति 2007 के अनुरूप राज्य सरकार कार्य करती है। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान का निर्माण करती है। फिर शहरी क्षेत्रों में स्टेडियम का निर्माण करती है। फिर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के सघन प्रशिक्षण हेतु शिविर का आयोजन करती है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ही कार्य करती है खेल नीति 2007 के अनुरूप राज्य सरकार। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि तपुदाना औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है। तपुदाना औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है। दोस्तों तो किसके अंतर्गत है? ये रांची के अंतर्गत है। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है तपुदाना औद्योगिक क्षेत्र। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसके प्रमुख प्रावधान है, पहला, बीपीएल परिवार को राशन सस्ती दर पर देना। फिर गर्भवती महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करना। तो हमारा जवाब हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों ही। अगला सवाल दोस्तों हमारे हमसे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए।
ठीक है, और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि दामोदर नदी झारखंड के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों से होते हुए जाती है, जो इस उद्योग के लिए जलपूर्ति हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फिर कहता है कि मयूराक्षी नदी दुमका से होती हुई अमजोरा के पास पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि किस वर्ष स्थानीय नीति में कट को ऑफ, ठीक है, किस वर्ष स्थानीय नीति में कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया था। तो किस वर्ष, तो दोस्तों किस वर्ष स्थानीय मतलब क्या बोलते हैं निर्धारित किया गया था, 1986 में ही स्थानीय नीति में कट ऑफ डेट को निर्धारित किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि ई विद्यार्थी सॉफ्टवेयर के तहत विद्यार्थियों को लिखने पढ़ने की क्षमता का नियमित आकलन तथा गुणवत्ता शिक्षण हेतु कार्यक्रम किस योजना में समाविष्ट किया जाना है। दोस्तों हमारा सवाल है कि ई विद्यार्थी सॉफ्टवेयर के तहत विद्यार्थियों को लिखने पढ़ने की क्षमता का नियमित आकलन तथा गुणवत्ता शिक्षण हेतु कार्यक्रम किस योजना में समाविष्ट किया गया है। दोस्तों किस योजना में, ज्ञानोदय योजना में समाविष्ट किया गया है। किस योजना में, ज्ञानोदय योजना में। अगला सवाल है कि राज्य में आवासीय विद्यालय की स्थापना योजना के तहत किस प्रमंडल में यह योजना सर्वप्रथम चलाई जा रही है। राज्य में आवासीय विद्यालय की स्थापना योजना के तहत किस प्रमंडल में यह योजना सर्वप्रथम चलाई जा रही है। किस प्रमंडल में दोस्तों, तो दक्षिण छोटानागपुर में। किस प्रमंडल में, दक्षिण छोटानागपुर में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि अटल पेंशन योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अटल पेंशन योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है दोस्तों पहला कहता है कि इस योजना के लिए योग्यता 18 से 40 वर्ष है। फिर कहता है कि 60 वर्ष पूरा होने पर प्रतिमाह 1000 से 5000 रुपये मतलब पेंशन मिलेगा। फिर कहता है कि यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पर फोकस है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड औद्योगिक नीति का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड औद्योगिक नीति का उद्देश्य है। पहला क्या कहता है कि देश का 20% स्टील झारखंड में बने। फिर कहता है कि गोड्डा में हैंडलूम मेगा क्लस्टर का 70 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों कौन सा कथन सही है, हमारे दोनों ही कथन सत्य हैं। दोनों ही कथन सत्य हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत है क्या। सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्या है दोस्तों। पहला, आपदा जोखिम को समझना। फिर अंतर संस्थागत तालमेल विकसित करना, क्षमताओं का विकास करना। तो दोस्तों ये सारे जो है सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में मध्यम वन है। झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र में मध्यम वन है दोस्तों। तो मध्यम वन कितने प्रतिशत क्षेत्र में है, तो 12.12% क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्रफल में मध्यम वन है। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। झारखंड राज्य में जंगलों की सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का क्या उद्देश्य है दोस्तों। वर्गीकरण करने का यही उद्देश्य है कि बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध किया जा सके। बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध किया जा सके, यही झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष में किया गया। रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष में किया गया दोस्तों। तो दोस्तों किस वर्ष में किया गया, 2006 में किया गया। किस वर्ष में, 2006 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में कितने मृग विहार है। झारखंड में कितने मृग विहार है दोस्तों। तो झारखंड में केवल एक मृग विहार है। कितने मृग विहार है, एक मृग विहार है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि झारखंड में एक गज अभयारण्य है। तो दोस्तों हमारा ये कथन बिल्कुल सत्य है। फिर कहता है कि झारखंड में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। फिर कहता है कि राजमहल जो पक्षी अभयारण्य है ये हजारीबाग में स्थित है। नहीं दोस्तों ये भी कथन हमारे गलत है। दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 81 का 1। केवल यही कथन हमारे क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल में, आपको मिलान करना है। दोस्तों हमारी सूची 1 है में राष्ट्रीय उद्यान शामिल है और सूची 2 में क्या शामिल है, जिला, उनके संबंधित जिला, ठीक है दोस्तों। पहला कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान है क्या। तो दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, हमारे लातेहार में है, लातेहार जिला में। दलमा कहाँ है, तो दलमा जो है पूर्वी सिंहभूम में है। लावालौंग कहाँ है, ये चतरा में है। बिरसा मृग विहार कहाँ है, तो दोस्तों ये है रांची में, ठीक है।
तो हमारे क्या हो जाएंगे, बेतला लातेहार में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये लातेहार में है। दलवा कहाँ है, ये पूर्वी सिंहभूम में है। लावालोंग कहाँ है, ये चतरा में है। बिरसा मृग विहार कहाँ है, तो रांची में। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में किस रूप में देखा जा सकता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर जो है झारखंड में किस रूप में देखा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली बात, मानसून समय से नहीं आ पा रही है, इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। फिर भूगर्भिक जल सूखता जा रहा है। तो दोस्तों उपयुक्त तो सभी ही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये सारे ही चीज़ हम देखी जा सकती है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में किस रूप में देखा जा सकता है, तो पहली मानसून समय से नहीं आ पा रही है। दूसरा, तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। तीसरा, भूगर्भिक जल सूखता जा रहा है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। दोस्तों हमारा सवाल है कि 2011 जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो दोस्तों 414 किलोमीटर। कितना है, 414 किलोमीटर प्रति वर्ग, 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में परिवहन के विकास से SO2, CO2, CO आदि हानिकारक गैस से फैलाव किन शहरों में अधिक हो रही है। झारखंड में परिवहन के विकास से SO2, CO2, CO आदि हानिकारक गैसों से फैलाव किन शहरों में ज़्यादा हो रही है, किन शहरों में अधिक हो रही है दोस्तों। किन शहरों में, रांची जमशेदपुर में भी और बोकारो धनबाद में भी। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों ही। अगला सवाल है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि झारखंड में गिद्धों की 18 प्रजाति पाई जाती है। क्या कहता है, झारखंड में गिद्धों की 18 प्रजाति पाई जाती है, गलत। फिर कहता है कि केंद्र सरकार ने 1992 में प्रदूषण कम करने की नीति बनाई थी। केंद्र सरकार ने 1992 में प्रदूषण कम करने की नीति बनाई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल हमारे दो जो है यही कथन सत्य है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन है। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा जिला है, यह है गिरिडीह। कौन है, गिरिडीह। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, एक मिनट, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला आपसे कहता है कि झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन 2018 में किया गया था, ठीक। फिर कहता है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन वर्ष 2010 में किया गया था। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। दोस्तों कहता है राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। कौन सा संस्थान दोस्तों, जेसैक। कौन करता है, जेसैक। अगला सवाल हमसे कहता है कि भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड के कौन से जिले शामिल हैं। भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड के कौन से जिले शामिल है, तो गोड्डा तथा साहेबगंज ये भूकंप जोन 2 के तहत शामिल है। अगला सवाल है, पुलिस निरीक्षक अनिमेश कुमार गुप्ता को वीरता के लिए राष्ट्रपति ने कौन सा पदक देकर पुरस्कृत किया है। पुलिस निरीक्षक अनिमेश कुमार गुप्ता को वीरता के लिए राष्ट्रपति ने कौन सा पदक देकर पुरस्कृत किया है दोस्तों, तो कौन सा पदक देकर पुरस्कृत किया है, वीर चक्र पदक देकर पुरस्कृत किया है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि रानी बहलगर्म, ठीक है, रानी बहलगर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये किस जिले में स्थित है, ये जो है दुमका जिले में स्थित है। किस जिले में, दुमका जिले में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को राज्य का संथाली साहित्य का भारतेंदु माना जाता है। दोस्तों कहता है झारखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को राज्य का संथाली साहित्य का भारतेंदु माना जाता है। तो दोस्तों किसे माना जाता है भारतेंदु, डोमन साहू समीर को ही राज्य कहता है कि राज्य का संथाली साहित्य का भारतेंदु माना जाता है। किसे, डोमन साहू समीर को। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के किस शहर में, ठीक है, झारखंड के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है।
तो दोस्तों किस शहर में? रांची में। किस शहर में? रांची में ही स्थापित किया गया। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड सरकार ने राज्य में पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के गठन का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य क्या है? झारखंड सरकार ने राज्य में पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के गठन का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है पिछड़े वर्ग के युवाओं को ऋण उपलब्ध करना। क्या उद्देश्य है? पिछड़े वर्ग के युवाओं को क्या उपलब्ध करना? ऋण उपलब्ध करना। अगला सवाल है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सावन लकड़ा, ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सावना लकड़ा का 14 अक्टूबर 2019 को निधन हो गया। वे झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे दोस्तों? तो किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे दोस्तों? तो ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे झारखंड के वरिष्ठ नेता सावन लकड़ा, जिसका निधन हुआ 14 अक्टूबर 2019 को। अगला सवाल है विधानसभा चुनाव 2019 में मुख्यमंत्री रघुवर दास को शिकस्त देने वाले सरयू राय पूर्व झारखंड मंत्रिमंडल में किस विभाग के मंत्री थे? विधानसभा चुनाव 2019 में मुख्यमंत्री रघुवर दास को शिकस्त देने वाले सरयू राय पूर्व झारखंड मंत्रिमंडल में किस विभाग के मंत्री थे दोस्तों? ये किस विभाग के मंत्री थे? खाद्य सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले के मंत्री थे। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित सुजलाम सुफलाम योजना को लेकर निम्नलिखित में से किसके साथ MOU हुआ है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित सुजलाम सुफलाम योजना को लेकर निम्नलिखित में से किसके साथ MOU हुआ है? तो दोस्तों किसके साथ MOU हुआ है? जैन संगठनों के साथ। अगला सवाल है झारखंड कैबिनेट ने गरीब सवर्णों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? झारखंड कैबिनेट ने गरीब सवर्णों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है दोस्तों? कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? 10%। हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों, कहता है कि ईंट खोरी महोत्सव का शुभारंभ 19 फरवरी 2020 को किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? कहता है कि ईंट खोरी महोत्सव का शुभारंभ 19 फरवरी 2020 को किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? किसके द्वारा? हेमंत सोरेन के द्वारा ईंट खोरी महोत्सव का शुभारंभ 19 फरवरी 2020 को किया गया था।